देखिए अपन पिछले लेक्चर के अंदर जो लाइट के फिनोमिनास थे उनमें से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अपन जान रहे थे। तो रिफ्लेक्शन है क्या ये अपन ने जान लिया था, उसमें होता क्या ये अपन ने जान लिया था। अब उससे आगे की अपन बातें करते हैं। देखिए रिफ्लेक्शन में आपने देखा था कि ये कोई रिफ्लेक्टेड सरफेस है, जैसे कोई मिरर भी हो सकती है। इसके ऊपर ये कोई लाइट रेज जो है इंसिडेंट रेज ये है। जैसे ही लाइट इसके ऊपर फॉल्स है, ये इसके ऊपर गिरती है, अपन क्या देखते हैं यहां इसके ऊपर एक नॉर्मल ले लीजिए और ये लाइट यहां से रिफ्लेक्टेड हो गई है, ये लाइट रेज। यहां इसमें इस डायग्राम से ये चीज आपके पास क्लियर है कि ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल है। ये इंसिडेंट रे थी, ये नॉर्मल था, ये रिफ्लेक्टेड रे थी। ये जो एंगल बन रहा था ये इंसिडेंट एंगल था, ये जो एंगल बन रहा था ये रिफ्लेक्टेड एंगल था। अब आप गौर कीजिए इसके अंदर क्या क्या पॉइंट अपने पास आ रहे हैं। ये जो एंगल है रिफ्लेक्टेड एंगल, ये इंसिडेंट एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। एक तो ये इसके क्लियर है कि रिफ्लेक्टेड एंगल किसके इक्वल है, इंसिडेंट एंगल के। यानी कि नंबर 1 में ये कह सकता हूं एंगल I इज इक्वल टू एंगल R है। सेकेंड, आप डायग्राम से देख रहे हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ये एक ही प्लेन में है। यानी ऐसा नहीं कि इनमें से कोई सी भी ऐसे आ रही हो, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, या फिर ऐसे जा रही हो, ऐसा भी संभव नहीं है। किसमें है, एक ही प्लेन में है। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों क्या है, एक ही प्लेन में है। और यही कहलाते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए अब अपन जो नेक्स्ट पॉइंट अपन जान रहे हैं, इसके अंदर जो अपन पढ़ेंगे वो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि 2 है। तो इनको अपन हम नोट कर लेते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को। तो नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं उसकी हेडिंग है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में नंबर 1 पहला जो अपन ने अभी अभी देखा था कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू angle of reflection is equal to angle of incident. Angle of reflection is equal to angle of incident. That is angle of reflected is equal to एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये हो गया फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ आपने देखा था डायग्राम के अंदर कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों क्या थे, एक ही प्लेन में थे। तो अपन सेकंड लॉ को जो कह सकते हैं द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, the incident ray, reflected ray and the normal at the incident ray, reflected ray and the normal at the point of incidence, at the point of incident, all lie in the same plane, सेम प्लेन। तो देखिए सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ तो अपन ने क्या जाना कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। नंबर 1 एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। Second law, the incident ray, reflected ray and the normal
एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये अपन ने देख लिया है। तो अपन ने देखो रिफ्लेक्शन में क्या क्या जाना। अपन ने रिफ्लेक्शन के अंदर जाना है कि एक तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन, फिर उस फिनोमिना के अंदर क्या क्या हो रहा है ये अपन ने जाना, फिर अपन ने जान लिया है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन होता किससे है? रिफ्लेक्शन होता है मिरर से। तो अब अपन बातें करेंगे मिरर की कि व्हाट इज मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, ये अपन इसमें अब डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो पॉइंट अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है मिरर। देखिए मिरर है क्या। मिरर अपन क्या कहें? कोई भी ट्रांसपेरेंट सबस्टांस। देखो मिरर से मीन्स अपना ये नहीं है कि वो कोई ग्लास का ही हो, कोई कांच ही हो। मिरर से मीन्स है कोई भी ट्रांसपेरेंट सबस्टांस अगर उसके वन साइड अगर अपन ने कोई पॉलिश कर दी है, वन साइड अगर वन साइड अपन ने पॉलिश कर दी है तो वही एज ए किसकी तरह वर्क करेगा? मिरर की तरह वर्क करेगा। तो मिरर को अपन डिफाइन कैसे कर सकते हैं? यूं कह सकते हैं ट्रांसपेरेंट सबस्टांस विथ पॉलिश्ड ऑन वन साइड। तो ये मिरर की सिंपल सी अपन डेफिनेशन दे सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट सबस्टांसेस with polished transparent substances with polished on one side। अगर उसके किसी भी ट्रांसपेरेंट सबस्टांस के किसी भी एक और किसी भी वन साइड अगर अपन ने पॉलिश कर रखी है तो वही क्या है? अपने लिए मिरर बन जाएगा। अब देखिएगा ये पॉलिश होती क्या है? पॉलिश का मीन्स है सिल्वर्ड करते हैं। सिल्वर की अपन इसके ऊपर पॉलिश करते हैं। आपने देखा होगा कि जो प्लेन मिरर अपने पास घरों के अंदर जिसमें अपन चेहरा देखते हैं उसको अगर आप देखें तो उस पर रेड ऑक्साइड की लेयर होती है, उसके भीतर उसमें सिल्वर्ड की लेयर होती है। यानी कि अपन यूँ कह सकते हैं पॉलिश करने का मीन्स है उसे अपन क्या कर रहे हैं? सिल्वर्ड कर रहे हैं। अब देखिएगा जो मिरर है इसके टू टाइप्स हैं। इसे अपन इस तरह के फॉर्म में लिख लें तो इजी रहेगा। टू टाइप्स हैं। नंबर वन जो इसका टाइप है वो है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। अब देखिएगा प्लेन मिरर से मींस क्या है? जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो? प्लेन हो। और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल है तो मिरर कहलाएगा स्फेरिकल मिरर। यानी दो टाइप के मिरर हो गए, प्लेन मिरर और सेकंड टाइप हो गया है मेरे पास नंबर टू, वो है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर यानी प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। अब देखो डेफिनेशन आसान हो गया। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर प्लेन है तो मिरर हो गया है प्लेन मिरर, और अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है? स्फेरिकल है, तो मिरर बन गया है स्फेरिकल मिरर। तो देखिए अपन इसको प्लेन मिरर को डिफाइन में छोटा सा डेफिनेशन अपन दे सकते हैं। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी लिख दे अपन? प्लेन। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसकी कैसी है भाई अपने पास? प्लेन। ये लो। और स्फेरिकल मिरर की अगर मैं बात करूं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी लिख दूंगा मैं इसकी? स्फेरिकल। रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल है इसकी। अब देखिएगा इस तरह से प्लेन मिरर के लिए मैं ये कह सकता हूं ये इसकी स्फेरिकल ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जो कैसी है? प्लेन है। अब स्फेरिकल मिरर है, इसके भी टू टाइप्स हैं। कौन कौन से टू टाइप्स हैं वो देखिएगा। स्फेरिकल मिरर के टू टाइप्स हैं। नंबर ए
कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर को ही अपन बोलते हैं कन्वर्जेंट मिरर। कन्वर्जेंट मिरर, कॉनकेव मिरर कह दें या अपन इसे क्या कह सकते हैं, कन्वर्जेंट मिरर। ये होता क्या है अभी अपन डिस्कस करेंगे। सेकेंड टाइप, नंबर ए तो क्या है, कॉनकेव मिरर, और नंबर बी है अपने पास इसमें, वो है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर या इसे अपन कह सकते हैं डाइवर्जेंट मिरर। डाइवर्जेंट मिरर, ये लो, तो टू टाइप्स हो गए हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि मिरर है क्या, ट्रांसपेरेंट सबस्टांसेस विथ पॉलिश ऑन वन साइड। फिर ये दो टाइप के हैं। टू टाइप्स कौन कौन से हैं, एक तो है प्लेन मिरर और एक है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो, प्लेन हो, और स्फेरिकल मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी हो, स्फेरिकल हो, वो स्फेरिकल मिरर होगा। फिर स्फेरिकल मिरर के भी टू टाइप्स हैं। नंबर वन कॉनकेव मिरर जिसे कि अपन कन्वर्जेंट मिरर भी कहते हैं। सेकंड है नंबर बी कॉन्वेक्स मिरर या डाइवर्जेंट मिरर। अब देखिएगा कन्वर्जेंट मीन्स हो गया, देखो ये डाइवर्जेंट तो क्या करेगा, उसे एक तरह से कंसंट्रेट करेगा और ये क्या करेगा, उसे एक तरह से फैलाएगा। तो अब देखिए यहां अपन ने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की यहां अपन ने नाम इनके लिख लिए। अब इनको अपन डिफाइन करें तो देखो सिंपल, यहां ये जो कॉनकेव मिरर होता है एक्चुअली कैसा है, अगर इसकी आउटर साइड पे, अगर अपन ट्रांसपेरेंट सबस्टांस के आउटर साइड पे अगर अपन पॉलिश कर रहे हैं तब इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है इस तरह से यानी दबी हुई फॉर्म के अंदर होगी और ये इस तरह का जो मिरर होगा वो होगा कॉनकेव। और अगर इनर साइड पे पॉलिश करते हैं अपन उसके, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होगी, उसकी उभरी हुई होगी। तो इस तरह का जो मिरर होगा वो मिरर होगा कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए अपन कॉनकेव मिरर के लिए क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं आउटर सरफेस इज सिल्वर्ड। इसकी आउटर सरफेस पे क्या होगी, पॉलिश होगी। आउटर सरफेस इज सिल्वर्ड, यानी कि आउटर सरफेस कैसी होगी, इसकी सिल्वर्ड होगी। एंड इनर सरफेस, आउटर सरफेस इज सिल्वर्ड एंड इनर सरफेस एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर ऐसा काम करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, देखो किस तरह से, जैसे कोई स्फेयर का कोई पार्ट है, अगर किसी ट्रांसपेरेंट स्फेयर का ये कोई एक पार्ट है, गौर करना, इसके ऊपर अगर आउटर सरफेस पे मैंने पॉलिश कर दी है, सिल्वर्ड कर दिया है, तो इसकी इनर सरफेस कैसी हो गई, रिफ्लेक्टिंग हो गई। तो यही क्या बन गया मेरे पास, कॉनकेव मिरर हो गया। अब इसमें अपन इसका उल्टा कह देंगे, यूं कह सकते हैं आउटर सरफेस इज सिल्वर्ड की जगह क्या कर दूं मैं इसमें कि इनर सरफेस इज सिल्वर्ड एंड आउटर सरफेस एज ए रिफ्लेक्टिंग क्या होगी, सरफेस होगी। तो यहां कह सकता हूं मैं इसके लिए इनर सरफेस इज सिल्वर्ड and outer surface as a reflecting surface। देखो कैसे, जैसे ये मैंने ले लिया कि किसी ट्रांसपेरेंट स्फेयर का कोई पार्ट है, इसको पूरा करें तो एक ट्रांसपेरेंट स्फेयर बन जाएगा। इस ट्रांसपेरेंट स्फेयर का कोई ये पार्ट है, अगर इस ट्रांसपेरेंट स्फेयर का अगर ये कोई पार्ट है, देखो ये तो मैंने इसका पोल बना दिया, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बना दी। अगर मैं इसके इनर साइड पे पॉलिश कर रहा हूं, मैंने क्या कहा, इनर सरफेस इज सिल्वर्ड,
ये लो, अगर इसकी इनर साइड पे मैंने पॉलिश कर दी है तो मैं क्या देख रहा हूं कि इसकी जो आउटर सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गई है। तो यही मैंने लिखा है, इनर सरफेस इज सिल्वर्ड एंड आउटर सरफेस एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ध्यान रहे, वापिस से आप देखें कि मिरर है क्या, ट्रांसपेरेंट सबस्टांसेस विथ पॉलिश्ड ऑन वन साइड। फिर इसके टू टाइप्स हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होगी, इसकी प्लेन होगी। स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, इसकी स्फेरिकल होगी। फिर ये टू टाइप्स के हैं। नंबर एक कॉनकेव मिरर, जिसे अपन कन्वर्जेंट मिरर भी बोलते हैं। इसमें आउटर सरफेस इज सिल्वर्ड एंड इनर सरफेस एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कॉन्वेक्स मिरर या डाइवर्जेंट मिरर, इनर सरफेस इज सिल्वर्ड एंड आउटर सरफेस एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये अपने पास मिरर के लिए अपन ने मिरर के टाइप्स जान लिए, मिरर क्या है ये अपन ने जान लिया है। अब इसके बाद आती है मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस। अगर वो डेफिनेशंस अपन को क्लियर होंगी तो ही ये चैप्टर, ये वाला पार्ट अपने लिए क्या होगा, इजी होगा। लाइक जैसे डेफिनेशन में अपन लेंगे, फोकल लेंथ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकल प्लेन क्या है, एपर्चर क्या है मिरर का, या मिरर का पोल क्या है। इसकी अपन डेफिनेशंस को अपन और क्लियर करते हैं। अगर ये डेफिनेशन अपनी क्लियर हो जाती है तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। फिर उसके बाद अपन जानेंगे कि इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या रूल्स जो है वो अपन अप्लाई करते हैं। तो एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें या इसको एज इट ऐसे कैसे आप एक बार इसे नोट कर लें, ताकि ये आपको ध्यान रहे कि मिरर के टाइप कौन कौन से हैं, ये आपके लिए इजी हो जाए। अब अपन जानेंगे टर्म्स एंड देयर डेफिनेशन रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट टॉपिक, तो देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक अपन जान रहे हैं जिसमें सिंपल सिंपल डेफिनेशंस हैं उसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो अपन कह सकते हैं टर्म्स एंड देयर डेफिनेशंस। टर्म्स एंड देयर डेफिनेशंस। टर्म्स एंड देयर डेफिनेशंस related to spherical mirror। related to spherical mirror। terms and their definitions related to spherical mirror। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं, जो टर्म्स हैं, उनको अपन डिफाइन करेंगे। तो देखिए इसको डेफिनेशंस को देने से पहले अपन इसको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें ताकि ये डेफिनेशंस अपने लिए क्या हो, इजी हो जाए। कैसे देखेगा, जैसे मैंने ये मान लिया ये कोई ट्रांसपेरेंट स्फेयर है, ये मेरे पास कोई ट्रांसपेरेंट क्या है, स्फेयर है। अगर ये ट्रांसपेरेंट स्फेयर है तो देखिए इसको मैं ऐसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। अब आप गौर कीजिए, अगर मैं इसके इस पार्ट पर, इस साइड में अगर मैं पॉलिश कर रहा हूं, यानी इसको सिल्वर्ड कर दिया है इस साइड से, अगर मैंने यहां इस साइड से पॉलिश कर दिया है तो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो गई, ये वाली हो गई इनर साइड। भाई इस पे आउटर साइड पे मैंने क्या कर दिया, इसको पॉलिश कर दिया। आउटर साइड अगर मैंने इसमें पॉलिश कर दिया है तो इनर साइड रिफ्लेक्टेड सरफेस हो गई। तो ये एज ए क्या बन गया, मिरर बन गया। और अगर ये मिरर है तो ये कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर।
यानी मैंने ट्रांसपेरेंट जो स्फेयर था उसके आउटर साइड पे अगर पॉलिश कर दी है वन साइड, तो ये क्या बन गया है मेरे पास, कॉनकेव मिरर बन गया। अगर मैं इसके इनर साइड पे पॉलिश कर दूं, देखो अगर इसके इनर साइड पे पॉलिश कर देता हूं तो ये जो सरफेस है ये कैसी बन गई है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन गई। यानी कि इनर साइड पे इसके क्या है, पॉलिश है, आउटर साइड कैसी है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो कि कैसी है, उभरी हुई है। यहां देखें इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है, दबी हुई है। तो ये जो मिरर बन गया है ये है कॉन्वेक्स मिरर। यहां देखो इस डायग्राम से आप इनको ध्यान रखेंगे। अब देखें यहां अगर मैं ये एक इमेजिनरी में लाइन जो ले रहा हूं जो कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है और इसके पोल से भी क्या हो रही है, पास हो रही है, ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो भाई ये एक इमेजिनरी लाइन है। यहां देखें अपन कि ये जो मिड पॉइंट है मिरर का, ये मिड पॉइंट ही इसका क्या कहलाएगा, पोल। तो जैसे किसी भी मिरर के लिए मैं इसको डिफाइन कर सकता हूं। अगर मैं कॉनकेव मिरर के लिए बात करूं तो यहां इसका मिड पॉइंट ये है तो ये इसका पोल हो गया। इसी तरह से यहां इसका मिड पॉइंट ये हो गया तो ये इसका क्या बन गया, पोल बन गया। तो देखो पहली डेफिनेशन अपने पास यहां आ गई है पोल की। सेकंड में ले सकता हूं सी का मीन्स है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का मीन्स है कि अपन ने मिरर को जिस स्फेयर का पार्ट माना है, मिरर को जिस स्फेयर का पार्ट माना है उस स्फेयर का, मिरर को जिस स्फेयर का पार्ट माना है उस स्फेयर का जो सेंटर है वो सेंटर ही कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस होती है इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहा मैंने, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो डिस्टेंस है इसे कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इस प्रिंसिपल एक्सिस पर गौर कीजिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस पर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल मिड का जो पॉइंट होगा ये होगा इसका फोकस, जिसे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं कैपिटल एफ से, या इसे ही अपन कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ फोकस भी कह सकते हैं। अब एक एक के अपन उसको डेफिनेशंस देनी है। तो देखिए डिफाइन करेंगे अपन एक एक टर्म को। नंबर 1 यहां लिख रहा हूं, बस आपको ये डायग्राम याद रहनी चाहिए। अब इस डायग्राम से आप जो है डेफिनेशंस अपन दे रहे हैं, ध्यान रहे ये आप कॉनकेव मिरर के रेफरेंस में भी दे सकते हो, कॉन्वेक्स मिरर के रेफरेंस में भी इनकी डेफिनेशंस अपन दे सकते हैं। तो नंबर 1 एक एक को अपन लिख रहे हैं और उनको समझ रहे हैं साथ साथ। नंबर फर्स्ट में ले रहा हूं पोल, इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं पी से। तो देखिए पोल की क्या मैंने डेफिनेशन कही, मैंने क्या कहा, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, वही क्या है, पोल है। सिंपल सा वन वर्ड आ गया, यानी मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, ये लो। नंबर सेकंड डेफिनेशन में इसमें जो ले रहा हूं वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन सी से। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए मैंने अभी बताया कि मिरर को जिस स्फेयर से बना हुआ माना है, या यूं कह सकते हैं जिस स्फेयर का अपन ने इसे पार्ट माना है उस स्फेयर का जो सेंटर है वो सेंटर ही क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए इसकी अपन डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द सेंटर ऑफ ए स्फेयर, द सेंटर ऑफ ए स्फेयर, द सेंटर ऑफ ए स्फेयर of which the center of a sphere of which the spherical mirror, of which the spherical mirror for
या फॉर्म्स ए पार्ट, स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट। तो देखिए मैंने क्या लिखा, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल, द सेंटर ऑफ स्फेयर, सॉरी, द सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच द सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट, फॉर्म्स ए पार्ट। फिर इसके बाद अपन लिख सकते हैं फॉर्म्स ए पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यानी कि सिंपल डेफिनेशन अपने पास आ गई है कि जो स्फेयर है, जो ट्रांसपेरेंट स्फेयर है, उसका जिससे अपन ने मिरर लिया है स्फेरिकल मिरर, उसका जो सेंटर है वही क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो मैंने क्या डेफिनेशन लिखी देखिएगा, द सेंटर ऑफ ए स्फेयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म्स ए पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां अपने पास ये एक डेफिनेशन अपने पास आ गई है, फॉर्म्स ए पार्ट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन किससे, सी से। अब नंबर थर्ड अपन डेफिनेशन लेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सी, या पी से सी तक की जो डिस्टेंस होगी वही क्या होगी, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल आर से। तो नंबर थर्ड, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे कि अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, कैपिटल आर से। अब देखिएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा क्या, द रेडियस ऑफ ए स्फेयर, अपन यो कह सकते हैं इसकी रेडियस ही तो होगी इस स्फेयर की, द रेडियस ऑफ ए स्फेयर, द रेडियस ऑफ ए स्फेयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर, ऑफ द, मैं कह सकता हूं द रेडियस ऑफ ए स्फेयर ऑफ विच द स्फेयर, द रेडियस ऑफ ए स्फेयर, द रेडियस, इसमें डेफिनेशन किया, द रेडियस ऑफ ए स्फेयर ऑफ विच द स्फेयर ऑफ द ऑफ विच। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर सिंपल डेफिनेशन में ये भी कह सकते हैं कि पोल से कहां तक की डिस्टेंस आएगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, यानी कि द रेडियस ऑफ ए स्फेयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर, द स्फेरिकल मिरर, the radius of a sphere of which the spherical mirror form a part is called the radius of curvature। तो देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर की भी अपने पास डेफिनेशन आ गई है, द रेडियस ऑफ ए स्फेयर ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि ये जो मेरे पास स्फेयर है, इस स्फेयर जिससे कि मैंने मिरर लिया है यानी मिरर बनाया है, उस स्फेयर की जो रेडियस होगी वो रेडियस ही क्या है, वाकई में रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो देखो तीन डेफिनेशंस मेरे पास यहाँ आ गई है, और डेफिनेशन और अपन लेते हैं, नंबर थर्ड तक आ गए। नंबर फोर्थ अपन ले लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या डेफिनेशन होगी, यानी इमेजिनरी लाइन होगी, इमेजिनरी लाइन ऐसी होगी जो कि सी और पी से क्या होगी, पास होगी। तो पहले अपन इन डेफिनेशंस को कंप्लीट कर लें। तो देखिए ये तो आप पॉइंट एक बार नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें या इसको एज इट इज से एक बार अपनी नोटबुक के अंदर इसे नोट करें ताकि अपन आगे की इसकी बातें करें।
तो देखो 3 डेफिनेशंस अपन कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर फोर्थ अपन ले रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मैंने क्या कहा, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक स्ट्रेट लाइन जो कि P और C से पास होगी वही क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस होगी, जो कि इमेजिनरी एक्सिस है। तो मैं इसमें क्या कह सकता हूं, देखिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस द स्ट्रेट लाइन, द स्ट्रेट लाइन passing, the straight line passing through the pole P, the straight line passing through the pole P and center of curvature, and center of curvature C, वही क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल P एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर C। नंबर 5, अब नेक्स्ट डेफिनेशन अपन जो दे रहे हैं वो है एपर्चर। देखिए एपर्चर है क्या, मैं इसे यूं कह देता हूं, ये है y और ये है y डैश। y और ये क्या बना दिया मैंने, y डैश। यही एक्चुअल में इसका क्या है, एपर्चर है। ये एपर्चर यानी कि इफेक्टिव जो डायमीटर है, देखो यहां से यहां तक ये डायमीटर बन गया इसका, ये जो डायमीटर है या डायमीटर है यही एक्चुअल में क्या है, मिरर का एपर्चर है। यानी एपर्चर से मींस क्या हुआ कि इफेक्टिव जो डायमीटर होगा वही उसका क्या है, एपर्चर है। या यूं कह सकते हैं ये एपर्चर, या यूं कह सकते हैं ये एरिया है, उस पर भी डिपेंड, जितना अधिक एरिया होगा। एपर्चर जितना बड़ा होता है किसी भी मिरर का, उसमें लाइट उतनी अधिक क्या होती है, गेन होती है। तो देखिए अपन इसको सिंपल डिफाइन करें कि एपर्चर है क्या, तो एपर्चर में कह सकता हूं द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ ए रिफ्लेक्टिंग एरिया, द इफेक्टिव डायमीटर, the effective diameter, the effective diameter of reflecting area of the reflecting area of the effective diameter of reflecting area of the mirror is known as the aperture of the mirror। is known as the aperture of the mirror। ध्यान रहे, अब एक क्वेश्चन जो अपन इसमें पढ़ते हैं अक्सर, उस क्वेश्चन के लिए इसको थोड़ा सा एक लाइन और अपन एपर्चर के अंदर बढ़ाएंगे। क्वेश्चन ये पढ़ते हैं कि अगर किसी मिरर को किसी ब्लैक पेपर से या ब्लैक क्लॉथ से या फिर ये कह सकते हैं ब्लैक पॉलिश कर दी जाए हाफ पार्ट पे, तो उसमें इमेज पर क्या इफेक्ट होगा और उसकी इंटेंसिटी पर क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए इमेज तो वही बननी है, लेकिन इंटेंसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी ऑफ जो इमेज होती है वो एरिया के डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, और जो एरिया होता है वो एपर्चर के स्क्वायर के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो इस पॉइंट को अपन यहाँ नोट कर लेते हैं ताकि वो क्वेश्चन अपने लिए हल करना इजी हो जाए, सोल्व करना। तो देखो सोल्व करना इजी हो जाए, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ आ जाए, तो अपन ये बात लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इमेज, यही लिख देता हूं मैं, इंटेंसिटी ऑफ इमेज,
देखिए इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज प्रोपोर्शनल, इसे मैं यहां लिखता हूं नीचे ताकि ये लैंग्वेज कंप्लीट हो सके लाइन। देखो इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज प्रोपोर्शनल एरिया, और एरिया इज प्रोपोर्शनल एपर्चर का स्क्वायर। ये लीजिए एपर्चर का स्क्वायर। तो ध्यान रहे एपर्चर क्या हुआ, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ द मिरर इज नोन एज द एपर्चर ऑफ द मिरर। इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज प्रोपोर्शनल एरिया एंड एरिया इज प्रोपोर्शनल एपर्चर का स्क्वायर। तो यहां अपन ने 5 डेफिनेशंस अपन ने क्या है कंप्लीट कर लिए। नंबर 6 अपन जो डेफिनेशन इसमें लेंगे वो लेंगे फोकस की, या यूं कह सकते हैं अपन उसे कहते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस है क्या, उसकी डेफिनेशंस क्या है वो और अपन देखते हैं। यहां अपन ने जो डेफिनेशंस देख लिए, क्या क्या डेफिनेशन देखी, देखिए नंबर 1 पहली जो डेफिनेशन अपन ने क्लियर करी थी वो डेफिनेशन अपन ने ली थी नंबर 1 पे पोल, कि पोल है क्या। फिर अपन ने लिया था मिड पोल को क्या कहा था, मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए क्या कहा कि मैंने कहा था कि मिरर को जिस स्फेयर का पार्ट माना गया है उस स्फेयर का जो सेंटर है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। फिर अपन ने रेडियस ऑफ कर्वेचर देखा, रेडियस ऑफ कर्वेचर में जिस स्फेयर का पार्ट माना है उस स्फेयर की जो रेडियस थी वही एक्चुअल में क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। नंबर 4 अपन ने फिर देखी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के लिए मैंने क्या कहा कि स्ट्रेट लाइन जो कि सी और पी से क्या हो रही है, पास हो रही है, यानी कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन स्ट्रेट लाइन है जो पास हो रही है वही क्या थी, प्रिंसिपल एक्सिस थी। फिर अपन एपर्चर की बात करें तो एपर्चर में क्या कहा, इफेक्टिव जो डायमीटर है मिरर का, इफेक्टिव जो डायमीटर है यानी कि ये जो है यहां से यहां तक का, मैं ये कह सकता हूं एपर्चर के लिए वाई डैश ही क्या है, एपर्चर है। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग एरिया ऑफ द मिरर इज नोन एज द एपर्चर ऑफ द मिरर। फिर इसी में एक पॉइंट अपन ने ऐड कर लिया था कि इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज प्रोपोर्शनल एरिया एंड एपर्चर का क्या है, स्क्वायर है। ये अपन ने देख लिया। अब डेफिनेशन अपने पास बच रही है नंबर 6। एक तो है प्रिंसिपल फोकस, या अपन उसे फोकस भी कह सकते हैं, और एक है फोकल लेंथ। वो और अपन नोट कर लेते हैं ताकि ये पॉइंट पूरा हो, कंप्लीट हो। उसके बाद फिर अपन इसमें साइन कन्वेंशन वो अपन जानेंगे, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन वो अपन जानेंगे। तो देखिए भी नंबर कितने आ चुकी हैं अपने पास, 5 तक। तो नंबर 6 में डेफिनेशन दे रहा हूं प्रिंसिपल फोकस। या इसे केवल फोकस भी कह सकते हैं आप। या केवल क्या कहते हैं अपन इसे यहां, फोकस। देखो प्रिंसिपल फोकस को कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन, प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट, प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जो कि सी और पी के बिल्कुल क्या हो, मिड में हो, यानी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल मिड में आ रहा हो। या एक मैं यूं कह सकता हूं, अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रेज आ रही है, लाइट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होगी वही क्या है, प्रिंसिपल फोकस, या उसे अपन कह सकते हैं फोकस। क्या कहा, मैं फिर से डिफाइन कर रहा हूं कि जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होगी वही क्या होगा, उसका फोकस होगा। तो देखिए अपन कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। एक और डेफिनेशन दे सकते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस पर वो पॉइंट जहां किसी ऑब्जेक्ट को अगर अपन प्लेस कर रहे हैं तो
तो उस ऑब्जेक्ट को प्लेस करने पर उसकी जो इमेज है वो कहां बन रही हो, इन्फिनिटी पे बन रही हो, इन्फिनिटी पे बन रही हो, तो भी वो पॉइंट क्या है, फोकस है। तो कई तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं, तीनों चारों मैंने आपको बातें बता दी हैं इसकी। अब अपन इसकी डेफिनेशन को इसको लिख लें कि प्रिंसिपल फोकस या फोकस है क्या। तो मैं कह सकता हूं एन इमेज पॉइंट, एन इमेज पॉइंट, क्या कहते हैं अपन, एन इमेज पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, an image point on principal axis for which object is at infinity। ये लो infinity का मैंने साइन ले दिया। अगर infinity पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वहां मैंने क्या कहा, ए इमेज, तो इमेज कहां बनेगी, अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो फोकस पर ही बनेगी। तो यहां इसकी एक डेफिनेशन और अपन ने ले ली है, नंबर 7 एंड लास्ट डेफिनेशन और अपन इसकी ले लें, और वो है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, ध्यान रहे फोकल लेंथ को इस वाले एफ से रिप्रेजेंट करना है, न कि इस वाले से। ये वाला जो एफ है, कैपिटल एफ, ये तो रिप्रेजेंट करेगा फोकस को, और ये फोकल लेंथ को। फोकल लेंथ है क्या, पी से एफ तक की जो डिस्टेंस है, ये फोकल लेंथ हो गई। अब कहाँ कौन पॉजिटिव नेगेटिव होगी, ये अपन साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे तब अपन इस चीज को जानेंगे। तो देखिए फोकल लेंथ को अपन डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल हो गया, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड एफ। ये लो, डिस्टेंस बिटवीन पोल P एंड फोकस F, वही क्या है, फोकल लेंथ है। यहां अपने पास देखो डेफिनेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब अपन इसके बाद जानेंगे साइन कन्वेंशन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।